हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? एरोमीटर होगा, हाइड्रोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी, हाइग्रोमीटर। और यदि यहाँ पर हवा में नमी मापने के लिए ना लिखा हो तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है हवा में नमी मापने के लिए किया जाता है। यदि यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता लिखा हो, सापेक्षिक आर्द्रता लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर लिखा है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल व द्रव का घनत्व मापने के लिए, जल व द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि लक्स मीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? लक्स मीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, विमा विहीन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 2 का आंसर बी सही हो जाएगा। एक सदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि में और कौन कौन सी राशियां आ जाएंगी? और ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन आपका एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीक्वेंस से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विस्थापन है, वेग है, एक ऐसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। वेग है, त्वरण है, त्वरण, बल, संवेग, एक चुंबकीय क्षेत्र का भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र और संवेग है तो यहाँ पर आवेग भी हो जाएगा। ठीक है, आवेग भी कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। और यदि हम अदिश राशि की बात करें यहाँ पर, तो दूरी हो जाएगा, दूरी, आयतन, दूरी है, आयतन है, घनत्व है, घनत्व हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्य, कार्य है, ताप, शक्ति, शक्ति है, आवेश है। ठीक है, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। तो इन्हें आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी आप सभी ने देखा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। और अदिश राशि में और आप लोग नोट कर लीजिएगा, विभव है। अदिश राशि में क्या है? विभव है, समय है, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। ठीक है, और सदिश राशि में आप सभी ने देखा है, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी है, अंतरिक्ष रॉकेट है, वेंचुरी मीटर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अंतरिक्ष रॉकेट है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। जो न्यूटन का तृतीय नियम है, ये कौन सा नियम है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि रॉकेट उड़ाने में लिखा होता, रॉकेट उड़ाने में किस नियम का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट उड़ाने में किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, बंदूक से गोली चलाने पर, ठीक है, चलाने वाला जो होता है ये पीछे हट जाता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नाव से किनारे पर कूदने पर जो नाव होती है ये पीछे की ओर हट जाती है,
तो ये जो तीनों उदाहरण है ये न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। एसी करंट को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चोक कुंडली द्वारा, डायनमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, डायनमो द्वारा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे कम घर्षण किसमें उत्पन्न होता है या करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिसलन घर्षण होगा या रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट है मानव कान की श्रवण परास क्या है। मानव कान की जो श्रवण परास है ये क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ध्वनि आपसे पूछा जाए ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे ध्यान रखिएगा। और जिनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये किस प्रकार की तरंगे होती है, तो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, जिन्हें आप सुन नहीं सकते हैं, अपश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय क्या नहीं है ये बताना है, तो क्या होगा, गामा किरण है, अल्फा किरण है, एक्स किरण है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एर्थ का आंसर है बी सही हो जाएगा, अल्फा किरण है। विद्युत चुंबकीय नहीं है वो क्या हो जाएगी, अल्फा किरण हो जाएगी। अल्फा किरण किससे मिलकर बनी होती है, तो अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है, अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है, नोट कर लीजिएगा, अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी तरंगे होती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्स किरण है, गामा किरण है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। और यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे, ये सभी कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, ये भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रकाश तरंगे होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, तो चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जो डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा, अवरक्त विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण है, दृश्यमान विकिरण है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, उच्च स्थान पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है, जो कि ये पॉइंट आप सभी को पता है गलत हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है या ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऊंचाई जब बढ़ती है तो उबलते हुए पानी का जो तापक्रम होता है ये घट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बरसाती दिन में क्या होता है। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं, समान माप दर्शाते हैं, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इससे ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। हिमानी का आधार पर बर्फ की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा है पर उसका शीर्ष नहीं पिघलता है, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक की कमी होती है। देखिए यहाँ पर गलनांक की कमी होती कहा गया है, और यहाँ पर कहा गया है कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, तो गलनांक में कमी होती है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि और में फर्क होता है कि गलनांक बहुत ज्यादा होगा, कमी हो जाएगी, तो नहीं, एक साथ जो गलनांक होगा उसमें कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 22 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पर यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हो 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हो, तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री एक कोण पर आपतित होती है। तो ये सबसे पहले एक दर्पण बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया? दर्पण, ये दर्पण हो गया। और यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर कहा है कि आपतित होती है, साथ में अभिलंब और परावर्तित किरण। ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित हो गया। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया और ये क्या हो गया? परावर्तित। ठीक है, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। ठीक है, तो 30 डिग्री कोण बताया है, ये क्या है? 30 डिग्री कोण है। ठीक है, तो ये कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री कोण हो जाएगा। क्योंकि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये क्या है? ये तीनों एक ही बिंदु पर है। तो आपतित किरण का जो मान होगा वो परावर्तित किरण या परावर्तित कोण के बराबर होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।